हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। क्या हमें कितने हावर्स पढ़ना चाहिए? अगर आपका मार्क्स 30 नंबर या 20 नंबर या 40 नंबर तक आ रहा हो, या आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या फिर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस बार आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि आपका जो नंबर है एटलीस्ट कम से कम 18 नंबर तक पहुंच जाए। इस टॉपिक पे आज के हमारा वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दो तरह के बच्चों के लिए होगा, जो नीट में अपीयर हो चुके हैं, नीट का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनके लिए भी है। और जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बस वो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा मैं बताऊँगी कैसे आपको, अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। इन सब सारे सारे टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी और जीके के लिए भी। ओके। और हमारे चैनल पे कल एक नया वीडियो आएगा जिसपे बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी, मैम फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, केमिस्ट्री का भी बताएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का भी बताएंगे, और बायोलॉजी का भी बताएंगे। तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी जो जो इम्पोर्टेंट है। और जीके के लिए भी एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। तो ये 2-3 दिन में तीनों जो भी मैं बता रही हूँ, इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोज आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके मुझे कमेंट करते हैं, मैम ये बता दीजिए, मैम वो बता दीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब कोई भी वीडियो नया बनाती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको कोई वीडियो मिस ना हो, ताकि आप आके फिर दोबारा कमेंट ना करें से जिस टॉपिक में मैंने कवर कर दिया उस टॉपिक पे भी अच्छे आके पूछते हैं मुझसे। तो आप एक बार जा करके, मेरे चैनल का पेज आप तक पहुंच चुका है, तो एक बार जा करके जरूर स्क्रॉल करके देखिए कि मैंने किन किन टॉपिक पे वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं मैक्सिमम टॉपिक पे जो भी डाउट होता है बच्चों को मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम आप लोग को दिखाएंगे कैसे आप, अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कैसे आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, आपको क्या स्टडी रखनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, जिन बच्चों का नंबर कम आ रहा है उन्हें भी, जिनका ज़्यादा आ रहा है तो उनकी भी अच्छी बात है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या सिलेबस है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस है 11th की और 12th की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जीके जो रिसेंट का होता है वो। ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। बहुत बार बार बताती हूँ, देखो अगर आप नीट एस्पिरेंट रहे हो, अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की है नीट की प्रिपरेशन तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ो, बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी। और जैसे कि आपने देखा होगा नीट का क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम में, नीट के पैटर्न के लगभग आसपास भी इसका भी क्वेश्चन रहता है। तो आप थोड़ा सा, जैसे कि क्या है कि मैं बहुत बार बताई हूँ, देखिए बायोलॉजी का पेपर इजी रहता है बेसिक नर्सिंग में। आप बायोलॉजी आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बायोलॉजी के आप 30 में 30 क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल श्योर रहिए। और केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़ा इजीली बन जाएंगे आपसे, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने में, क्योंकि वहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि आपके न्यूमेरिकल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन कराता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। और एक और चीज़ बताऊँ तो फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में भी सेम यही है कि आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम रहते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ सिलेबस के बारे में, जो आपका भी जो एनटीए ने अपडेट किया है ना कि क्या बोलते हैं कि न्यू सिलेबस, जो एनसीईआरटी में जो कुछ 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 लेसन रिड्यूस कर दिए गए हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आपको जो न्यू पैटर्न का जो सिलेबस है आपको वही पढ़ना है। क्योंकि अभी एम्स ने कोई ऐसा सिलेबस का गाइडलाइंस नहीं दिया था। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पर, आप देख लीजिएगा। तो उसमें बता रखा था कि आप 11th की 12th की में जो आप पढ़ते हैं वही उसका सिलेबस है। तो ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा और क्या एडेड है क्या रिड्यूस है। जैसे कि एनटीए ने बता रखा है कि इसमें अभी नया चीज़ ऐड हो गया, ये नया चीज़ अभी इसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन ऐसा एम्स वालों ने नहीं बता रखा है। तो इसलिए आप ऐसा मान के चलिए जो नीट का सिलेबस है वही सेम सिलेबस नर्सिंग का है। बस यही, इस बात को जो समझ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो नीट का सिलेबस है वो नर्सिंग का भी सिलेबस है। तो उस हिसाब से वो तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा अच्छे से, तो उसका सिलेक्शन क्या होगा, श्योर होगा।
तो चलिए मैं बता देती हूँ स्ट्रेटजी आप लोग के लिए क्या रखनी चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। आपका अगर मार्क्स 30 नंबर आ रहा है 100 में से, तो आपको 75 तक ले जाना है एटलीस्ट। अगर आपका नंबर 30 नंबर तक आ रहा है, या फिर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, आपका नंबर सिलेक्शन नंबर कम होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 75 प्लस नंबर लाना है। तो आपको क्या करना है इसके लिए और कैसे करना है, इन सब सारे टॉपिक पे हम लोग चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ आप लोग को कैसे कैसे आपको क्या करना है। हमें देखिए ऐसे मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमें जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि एटलीस्ट मुझे इतना क्वेश्चन कर देना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप कैसे पढ़ेंगे और कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, किसमें, फिजिक्स में कितना करना है आपको, बायो में कितना करना है, केमिस्ट्री में कितना करना है, जीके में कितना करना है आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट, मैं इस बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, अगर आप जीके का अगर आपसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत रोज़ आधे घंटे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है जीके क्वेश्चन, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के नाम से एक वीडियो है जिसमें सारे जीके क्वेश्चंस लगभग उसी वैसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं एक वीडियो और भी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर मतलब मेरे चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूँ एग्ज़ाम में क्या आपकी स्टडी रहेगी, इन एग्ज़ाम में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको क्या स्ट्रेटजी रखना है एग्ज़ाम में कि आपको 75 प्लस नंबर आ जाए, तो हाउ टू पेपर अटेम्प्ट, मतलब कि पेपर को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, और यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी बना रखी है स्टूडेंट्स की। 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि कैटेगरी 1 में वो बच्चे होंगे, कैटेगरी फर्स्ट वाले में स्टूडेंट होंगे वो वाले जो नीट का प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं। कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट होंगे जो नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बस वो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे। ओके, तो जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अगर उनका मार्क्स नीट में कितना आ रहा है तो उनका सिलेक्शन का 95% चांसेज है, मैं भी बताऊंगी। अगर आपका नीट में स्कोर कम आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और वहीं पर इस बार कैटेगरी 2 वाले बच्चों के बारे में बताऊंगी जो बस बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने बस बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे और इन्हें क्या करना चाहिए, उनको क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए पढ़ने के लिए, लास्ट 25 डेज में ये क्या करें ताकि इनका सिलेक्शन हो जाए। अभी जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए है। जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी भी मैं बता रही हूँ, और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए भी स्ट्रेटजी है, मैं उनका भी बता रही हूँ। देख सकते हैं जैसा कि आप साइड में मैंने लिख रखा है, तो मैं आपको भी समझा देती हूँ क्या मैं कहना चाहती हूँ। तो आपने समझ लिया होगा कि बायोलॉजी में आपको 30 से 30 क्वेश्चंस करने हैं, आपको केमिस्ट्री में वहीं पे 27 क्वेश्चंस करने हैं। आप 27 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, मैं इतना श्योर हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं रहते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना रखा है और वो बहुत ही सही वीडियो है, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। और मैंने ये भी उस वीडियो में एक चीज़ और दिखाया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 21 नेम्स ऑफ द रिएक्शंस हैं, उनमें से आपके 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे उन नेम रिएक्शंस में से। क्या मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके जल्द से जल्द उस वीडियो को देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप वहाँ से 27 नंबर कैसे स्कोर करेंगे मैं बता रही हूँ। देखिए, आपको एटलीस्ट 3 सेक्शंस रहेगा आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का और फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक एटलीस्ट ऐसा आप मान लीजिए 10-10 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से। ऐसा मान लीजिए, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा हो जाए, 12 हो जाए, इनऑर्गेनिक से 8 हो जाए, तो ये थोड़ा सा चलता है। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पूरे करने हैं, और इनऑर्गेनिक में आप पूरे डी ब्लॉक से एक अजीब सी क्वेश्चन वो दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एटलीस्ट 10 में से आप मान कर चलिए 9 क्वेश्चंस आपको करना है। 9 क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, लगभग 9 नहीं तो 8 भी बन जाएंगे तो बहुत है। ठीक है, तो 1 मिनट, आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, और वहीं पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है,
कोशिश करना है कि आप एटलीस्ट 10 में से 8 क्वेश्चंस बना लें। ओके, आपको ये स्ट्रेटजी रखनी है। आप ऐसे मेंटली प्रिपेयर रहिए, एटलीस्ट आपको इतना करना भी है एग्जाम में। अगर आप नीट के एस्पिरेंट है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरी साल नीट के लिए पढ़ाई की होगी, मुझे पता है, और आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपने उससे में बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। और अभी आपको उस जो भी आपने पढ़ाई की ना उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी मैं भी बताने वाली हूँ आगे आप कैसे कैसे करिए। तो आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 27 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके केमिस्ट्री के, और 27 नंबर आपको यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है। अब मैं बात हो गया ना केमिस्ट्री की बात, अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब कितने सही होंगे कितने गलत होंगे ये भी बातें करेंगे हम लोग, सारा क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। तो आपको 25 क्वेश्चन एटलीस्ट फिजिक्स में अटेम्प्ट करना है। और आपको कैसे करेंगे, देखिए पहले आप, अभी तो मैं फिजिक्स के बारे में और आगे मैंने लिख रखा है उसके बारे में बताऊंगी। अभी आप इतना ही समझिए, आपको 30 में से 25 क्वेश्चंस करने हुए। और मैं ये बता दूं क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो देखिए आपको एटलीस्ट 22 से 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, और 5 to 7, यानी कि मैं इसलिए बता रही हूँ ऐसे 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि थ्योरेटिकल से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कम हो जाए, हो सकता है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ जाए। तो आपको, यानी कि फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसा कि नीट में आता है। नीट के लेवल के आसपास ही रहता है फिजिक्स में, फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड भी रहते हैं, यानी कि आप अगर पूरे साल आपको फार्मूलेज याद हैं, अगर आप पूरे फार्मूलों को अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि जो आपने फार्मूला याद किया, आपको कौन सी किस अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है, क्या सिंबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, अगर आपको आता है, अगर आप अप्लाई करना जानते हैं फार्मूले को, तो आप एटलीस्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं फिजिक्स में, अगर आपको पूरे फार्मूले याद हैं तब की बात है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं फिजिक्स में आपको बताती हूँ कि आप फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और फिजिक्स के लिए आप क्या करें, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर मैं इस वीडियो में आगे और भी बताने वाली हूँ, आप कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े फिजिक्स में, इस वीडियो में है पूरा। फिर वहीं पर आप आगे आइए, देखिए जीके के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, जीके का 10 क्वेश्चन रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं जीके के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, 2 से 3 दिन में आ जाएगा मेरे चैनल पे। तो उसमें एटलीस्ट आप 10 में से 5 क्वेश्चन आपका बिल्कुल श्योर हो, जो मैं बताने वाली हूँ जो चीज़ वहीं से आएगा और उसमें से ही आएगा, क्योंकि पैटर्न मेरे को पता है। मैंने कई सारे बच्चों से बातचीत की, इसके बारे में पूछा भी था मैंने 2-4 बच्चों को बुला करके कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, कैसे क्या ऐसा था। तो सेम चीज़ें जब मैंने दिया था एग्जाम तो भी ऐसे था, और जब अभी भी बच्चे जो बता देते हैं सेम वैसा ही है। तो मेरे को आइडिया है, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जीके का, ठीक है। तो जीके में से आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो 8 नंबर वहाँ से आपका क्या होगा, आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको बायोलॉजी में कितना करना है, 30 क्वेश्चंस करना है, केमिस्ट्री में आपको 27 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 और जीके में 8 क्वेश्चन। अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि आपको इससे कम क्वेश्चंस करना नहीं है, इससे आप ज़्यादा करिए, पूरा का पूरा कर दीजिए अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहा है। लेकिन इसे कम करने की आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि इससे कम क्वेश्चंस नहीं बने, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं एग्जाम में, तो बनाने हैं। ये आप अपना मोटिवेशन लेकर के चलिए और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऐसे पढ़ाई करना है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे बनाना है, तो बनाना है। और आप देखिए यहीं पर, अगर आप पूरा टोटल क्वेश्चन जितना मैंने बताया आप करते हैं, तो देखिए आपसे कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन नहीं करें। तो आप 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन फिजिक्स में आप नहीं कर रहे हैं सॉल्व, वहीं पे 2 क्वेश्चंस जीके का है जो आप नहीं कर रहे हैं सॉल्व। तो 2 क्वेश्चंस जीके में हो गए, तो टोटल मिलाकर आने के कितने हुए, 10 आपकी, यानी कि आप 10 क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, लेफ्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप बस 10 क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 10 क्वेश्चन एग्जाम में आप नहीं करेंगे, 100 में से क्वेश्चन में से आप 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो जब आप 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, तो हमें जल्दीबाजी होता है, या फिर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, कभी कभी नॉट दिया रहता है, कभी कभी एक्सेप्ट लिखा रहता है। तो फिर कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि जैसे ही नॉट दिया हो तो हमें अवेयर हो जाना है, जैसे ही क्वेश्चन में एक्सेप्ट दिया रहे तो फिर हमें क्या हो जाना है, अवेयर हो जाना है। जहाँ भी हमें नॉट दिखा तो हमें बिल्कुल अपने
कान खड़े कर लेने हैं और बिल्कुल अवेयर हो जाना है इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे ही एक्सेप्ट दिया रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में पूछता है एक्सेप्ट, तो फिर आपको क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। आपको तुरंत कुछ सेकंड के लिए आपको रुक जाना है और आपको सोच करके आंसर देना है, क्योंकि कभी कभी इन वर्ड्स को हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये है सबसे बड़ा पॉइंट सिली मिस्टेक्स करने का। तो आपको जैसे ही नॉट दिखे, एक्सेप्ट दिखे और फिर नॉट करेक्ट दिखे, ठीक है, तो आपको तुरंत रुक जाना, वहाँ पे कुछ समय लेना है, फिर उस क्वेश्चंस को करना है अवेयर होकर के, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करना है। तो समझ सकते हैं आप। तो मैंने ये बताया कि आपको क्वेश्चन 10 छोड़ने होंगे, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और फिर उसके बाद से अब उसमें से अगर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, तो उसमें से मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चंस निगेटिव हो गए, 6 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो आपका मार्क्स कितना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 मार्क्स का निगेटिव है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1/3 मार्क्स कम कर लिया जाएगा, जो भी आपका नंबर आएगा। -1/3 का मतलब हुआ, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका एक नंबर क्या होगा, कम होगा। यानी कि आप 6 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 2 नंबर कम हो जाएगा 90 में से। तो एटलीस्ट आप देखिए, आप 88 नंबर तक पहुंच गए और आपको 88 नंबर आ रहा है एग्जाम में। अगर आप 6 क्वेश्चन गलत करते भी हैं, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, तो उसके बाद भी आप सिलेक्शन से बहुत आगे हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, अगर आप एटलीस्ट 80 नंबर भी पाते हैं, तो आप बिल्कुल श्योर ही आपको सीट मिल जाएगा। तो आप देखिए, मैंने अभी मैं ज़्यादा करके बता रही हूँ, अगर आप इसमें से कम कम भी कर लेंगे तो फिर भी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, एटलीस्ट इतना दिमाग में फिट करना है, क्योंकि जब मोमेंटली जैसे हम सोचते हैं ना, उसी तरह हमारा दिमाग भी एग्जाम में काम करता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है और अच्छी तरह से पॉजिटिव सोचना है कि हमें एटलीस्ट इतना क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम जितना सोच कर जाते हैं उतना पूरा, कभी कभी हो सकता है कि हमारा पोटेंशियल उतना वर्क कर जाए, हम पूरा उतना काम कर जाएं, और कभी कभी होता है कि मेरा जो पोटेंशियल है उतना काम ना करे। हो सकता है उस दिन क्या सिचुएशन रहेगा, क्या हेल्थ रहेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं जो डिफाइन करते हैं एग्जाम, उस दिन जो एग्ज़ाम का दिन होता है उस दिन को। तो इसलिए मैंने ऐसा क्राइटेरिया रखा है। तो आप देख सकते हैं, आप इजीली 88 नंबर पा रहे हैं। और ये जो मैंने जो स्ट्रेटजी अभी तक बता रही हूँ, बस मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो कब आप, यहाँ पर मैंने लिख रहा है कब करना है, यानी कि किस बच्चे को और कब करना है। जिस बच्चे का नीट में स्कोर 450 से लेकर 500 मार्क्स है, उनके लिए स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। तो ऐसे निराश नहीं होना अभी कि जिन बच्चों का कम है, इस नीट में मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या आपने ऐसे क्यों बोल दिया। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इनका देखिए, अगर आपका नंबर 450 से 500 के बीच में आ रहा है नीट में, तो आपका 95% चांसेज है सिलेक्शन होने का। 95% आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, आपको इसके साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। आपको अपने जो भी कुछ भी आपको आता है उसकी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखनी है, आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, सब कुछ करना है। अभी आपको कितना करना है मैं भी बताने वाली इस वीडियो में। अगर आपका मार्क्स वहीं पे कम आ रहा है नीट स्कोर, तो फिर आपको क्या करना है। और इन बच्चों को जिनका मार्क्स इतना आ रहा है, उनको क्या करना है, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। ये 2 चीज़ें बस इन्हें करना है, जिनका मार्क्स 450 से 500 के बीच में आ रहा है उनके लिए। और देखिए, जिनका नीट स्कोर 400 मार्क्स से कम आ रहा है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उनका कंसेप्ट क्या है, क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले वो क्या करें, जो भी उनका कंसेप्ट है थ्योरेटिकल पोर्शंस का, पहले क्लियर करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस बनाते हैं, हम थ्योरी नहीं पढ़े होते हैं, तो हम टाइम नहीं दिए हुए थ्योरी को, तो फिर हमसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन का कंसेप्ट जब क्लियर होगा, तो हमसे इजीली एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। या फिर हम घर पर भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शंस का जो भी कंसेप्ट है, अगर वो क्लियर है, तो हमें इजीली क्वेश्चंस बनेंगे घर पर भी। तो स्पेशली आपको क्या करना है, जिनका नंबर 400 से कम है, यानी कि 400 से कम वाले बच्चे, यानी कि सारे बच्चे आ जाएंगे। जिनका नंबर 200 है, जिनका नंबर 300 आ रहा है, जिनका 250 आ रहा है, जिनका 150 भी आ रहा है, जिनका 300 350 भी आ रहा है, उनके सारे बच्चों के लिए, यानी कि 400 मार्क्स लेस देन वाले में सारे बच्चे आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर जितने बच्चों का कम नंबर आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। तो उनके लिए अब मैं स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, उनको क्या करना है। देखिए, आपको पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। स्पेशली आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, फिजिक्स में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा,
आप जितना ज़्यादा मतलब इनपुट देंगे, आउटपुट उससे बहुत ही कम मिलेगा। मुझे ये बात पता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं ना, उसके हिसाब से हमें फल लगता है कि नहीं मिला है, लेकिन वो बहुत बाद में मिलता है फल। तो इसलिए जितना अगर आप फिजिक्स में ज़्यादा इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप वहीं पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इनपुट देंगे तो आपको जल्दी से आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपको से क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि आपने एक बार बड़ा आपको याद हो गया, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी तुरंत क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। तो आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना रखा है, तो आप उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो फिर आगे चलिए स्ट्रेटजी में आपको दिखाती हूँ। अगर आपका नीट में 400 मार्क्स कम है तो आपको क्या टाइम टेबल रखना चाहिए अभी फिलहाल में 25 डेज के लिए, और कैसे क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल श्योर रहिए, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, और नेगेटिव नहीं रहना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर हमारा मार्क्स कम आ रहा है। तो जो मैंने अभी बता दिया, तो मैंने इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर रहे कि आपको करना क्या है। तो बिल्कुल अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो क्यों उदास होना है, आप और काम करो ना, आप और पढ़ाई करो और नंबर को इंक्रीज करो और अच्छे से पढ़ो, तो बिल्कुल आपका नंबर इंक्रीज होगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कहाँ पर दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, और आपको क्या पढ़ना है बिल्कुल आपको पता है। अगर आप टाइम अपने पढ़ाई पर देंगे तो ज़रूर उसका आउटपुट आएगा, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, और ज़रूर आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे एग्जाम में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जिनके नंबर आ रहे कम, वो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ाई करें, मैं तो यही बोलती हूँ। तो आपको शॉर्ट वीडियो देख लेना है फिजिक्स का, यानी कि यूट्यूब पे फिजिक्स वाला से आप देख सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो पड़े रहते हैं फिजिक्स के, यानी कि कुछ कुछ वीडियो ऐसे होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराया गया होगा और आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्लियर किया गया होगा, यानी कि 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे एटलीस्ट उतने तक के वीडियो रहते हैं। और वहीं पर उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रोज़ 12 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 12 आवर्स कम से कम रोज़ पढ़ना है एटलीस्ट। आपको कहीं आप कैसे पढ़ेंगे अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिएगा। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि आप इस टाइम पढ़िए उस टाइम पढ़िए, हो सकता है आपका टाइम अलग हो सकता है। तो अपने हिसाब से आपको एटलीस्ट बस आपको ये हावर्स ध्यान रखना है, एटलीस्ट इससे कम नहीं होना चाहिए। और वो हावर्स का मतलब ये नहीं है कि आप उस बीच में आपका डाइवर्जन ज़्यादा है, आप कुछ भी कर रहे हैं इधर उधर, नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई पे फोकस है तो आपको पढ़ाई उस वक्त करनी है। अगर आपको कुछ और करना हो तो आप उस हावर्स को उसके बीच में आप देख रहे हैं, फिर उसको आपको पढ़ाई के हावर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो आपको कम से कम इतना स्ट्रिक्टली हो जाना है कि आपको 12 घंटे की पढ़ाई एटलीस्ट करना है। और वो 12 घंटे की पढ़ाई आप 3 घंटे आप फिजिक्स पढ़िए, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, और 3 घंटे में क्या करिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और 3 घंटे एटलीस्ट आप बायोलॉजी पढ़िए। मैंने उन बच्चों के लिए रखा है 3-3 घंटे का टाइम एटलीस्ट, देखिए सबको बराबर ही रखा है, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट अगर हो सकता है किसी बच्चों को उसने पढ़ाई शुरू की, उसको केमिस्ट्री ज़्यादा समझ में आने लगी बायोलॉजी से, तो अगर उसका बराबर इक्वल टाइम रहेगा तो खुद डिसाइड कर लेगा उसको कौन सब्जेक्ट जल्दी प्रिपेयर हो रहा है उसके हिसाब से। अभी आपको शुरू में ऐसे ही करना है, फिजिक्स के शॉर्ट्स वीडियो देखना। अगर फिजिक्स आपको नहीं आता है तो केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके साथ साथ आपको नीट के पीआईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 3 घंटे आपको एटलीस्ट। या नहीं तो फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी आप सॉल्व करते हो, आपके पास जो कोई भी बुक हो, जैसे कि MTG का बुक हो गया, और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं, फिंगर टिप्स हो गया, तो आप जहाँ से भी क्वेश्चंस बनाते हैं आपको क्या करना है, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वहाँ से आपको। और इतने घंटे 3-3 घंटे में आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए अपने हावर्स को, देख लिए 9 हावर्स यहाँ पर हो गया, और 9 और 3 कितना हो गया, 12 हावर्स हो गए। और अगर आप 12 हावर्स के बाद ही अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो उसके लिए वही मैंने बताया नीट के पीआईक्यू क्वेश्चंस करने, और इन 3 घंटों में आप MTG या फिर फिंगर टिप्स वाले बुक से लगा सकते हैं, या फिर नीट का पीआईक्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया उन बच्चों के लिए जिनके स्कोर नीट में 400 से कम आ रहा है, यानी कि 400 से कम आपको मैं बहुत पहले ही बता चुकी, यानी कि 200 नंबर आ रहे हैं, आपको 150 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए स्ट्रेटजी रखनी है, आपको इतना मेहनत करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने नीट के लिए प्रिपरेशन नहीं किया है और नीट के एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनको क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे
केवल प्रिपेयर कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए तो उनको क्या करना चाहिए, मैंने पहले बताया था उनके लिए थोड़ा सा इजी नहीं है, उनको और ज़्यादा मेहनत करना होगा नीट एस्पिरेंट से। आप समझिए आपके वो जस्ट कंपटीटर हैं तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत की हुआ और उन कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे साल प्रैक्टिस की हुई है। और मैं मान सकती हूँ आपकी प्रैक्टिस हो सकती है थोड़ी कम हुई है, तो आपको घबराना नहीं है और अभी से भी आपके पास टाइम है। 20 डेज बहुत है आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी तो पढ़ा होगा ना पूरे साल में, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको निगेटिव नहीं होना है और बिल्कुल हताश नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और कैसे सिलेक्शन होगा मैं बताती हूँ, आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, बिल्कुल आपका श्योर है कि सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट 25 डेज बच चुके हैं एग्ज़ाम से, तो आपको कम से कम 14 घंटे पढ़ना है डेली। 14 हावर्स कम से कम आपको पढ़ना है। तो आप 14 हावर्स को कैसे पढ़ेंगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लियर योर कंसेप्ट, यानी कि जो भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप उन्हें क्लियर को कंसेप्ट को, यानी कि उस जो भी आपका टॉपिक है थ्योरेटिकल पोर्शंस है आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले सबसे पहले उनको क्या करेंगे आप क्लियर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, मैंने बहुत पहले ही बना रखा था बहुत सारे, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाला वीडियो जाकर ज़रूर आप देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बहुत सही बनाया था मैंने, उस पर व्यू भले ही कम आया तो क्या हुआ, बहुत कम बच्चों ने उसको देखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शंस मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बता रखी हूँ मैं। आप 21 नेम रिएक्शन से एक जगह एक पेज पर आपको मिलेगा, तो आप जा करके उन सारे नेम रिएक्शंस को याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रखा है मैंने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स को 4 आवर्स देना है आपको, बायोलॉजी को 5 आवर्स, केमिस्ट्री को 4 आवर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको 1 घंटे रखने। आपको ये शुरू के 2 वीक्स में करना, 2 वीक आपको ये शेड्यूल रखना है आपका। ये ऐसा आपको शेड्यूल अपना क्यों रखना है, ताकि आपके अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए आपके नंबर नहीं आ रहे, आपके थ्योरी का जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर नहीं है। अगर आप थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पहले थ्योरी के क्वेश्चंस को, आप कंसेप्ट को क्या करिए, क्लियर करिए। तो उसके लिए आपको सबसे क्या करना है, फिजिक्स के लिए 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, यानी कि आप PW को जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो PW से जाइए 1 शॉर्ट वीडियोज़ को आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि PW ने मुझे बोला है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे 1 शॉर्ट वीडियो रहते हैं, वो आपके बिल्कुल काम लायक हैं। उस वीडियोज़ को आप जा करके 1 शॉर्ट वीडियोज़ को देखिए फिजिक्स का। आप शुरू के दिनों के लिए बता रही हूँ मैं। और फिजिक्स में आपका 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आप ऐसा मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन 11th के पोर्शन से रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके 12th के पोर्शन से रहेंगे। अगर आपके क्वेश्चन का इस फॉर्मेट नहीं रहता तो ऐसा हो सकता है कि 20 क्वेश्चन 12 के पोर्शन से रहे और 10 क्वेश्चन 11 के पोर्शन से रहें, तो आने की थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका 30 क्वेश्चन आना है एग्जाम में। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 12th के ही पोर्शन से आएगा सारा क्वेश्चन, 11th के भी पोर्शन से आता है। बच्चों का बहुत बड़ा ये डाउट है कि मैम बस 12th करेंगे तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल 12th करने से नहीं होगा, आपको 11th का भी आपको सिलेबस क्या करना है, कवर करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये अभी शुरू के दिनों 2 वीक्स के लिए आपको ये टाइम टेबल रखना है। उसके बाद से आपको अपने टाइम टेबल को चेंज करना है, चलिए मैं बताती हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद से देखिए आपका जो लास्ट का 1 वीक बचेगा उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको रिवीजन करना है जल्दी जल्दी। जो भी आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट किया 2 वीक में जल्दी जल्दी, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जरूर करेगा। फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप आगे पीछे भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल पोर्शंस नहीं आ रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फिर उसके बाद से मैं बता दूंगा, अगर आपके नंबर कम आ रहे थे, अगर आपने बस बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करें तो आपको क्या पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी रखें। तो आप घर पे प्रैक्टिस तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में आपको एटलीस्ट कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चंस में से आपको 100 क्वेश्चंस में से आपको कितने नंबर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जीके में, और आपको एटलीस्ट इतना क्वेश्चन करना है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए बिल्कुल कि आपको एटलीस्ट इतना क्वेश्चंस करना है। आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, आपसे पढ़ाई कम हो रही है, फिर भी आपको क्वेश्चंस करना है, इतना हिम्मत रखना है कि मुझे इतना क्वेश्चंस करना है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप करेंगे काम उसके लिए, मैंने आपको बता रही हूँ ऑलरेडी कि आप ऐसे करिए, तो आप पढ़ाई को भी उस हिसाब से करिए, बिल्कुल आपका श्योर है कि नंबर इंक्रीज होगा। तो आपको वहीं पे फिजिक्स में 30 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे,
और 20 क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, आप देखिए। आपके मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के रहते हैं, लगभग 22 क्वेश्चन, और 5 से 7 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम में। उसके बाद से देखिए, आपको केमिस्ट्री में वहीं पर करना है 22 क्वेश्चन, यानी कि 30 में से आपको 22 क्वेश्चंस करना है। और ये 22 क्वेश्चंस आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री से हो सकता है आपसे क्वेश्चंस कम बने। ओके, तो आपको 22 क्वेश्चंस करना है, यानी कि 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से होगा, 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से होगा, और 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री से में आप मान लीजिए आप वहाँ पे 4 to 5 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, और बाकी सब क्वेश्चन्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करिएगा। देखिए, आपको केमिस्ट्री का 3 पोर्शन रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस करने हैं 10 में से, और वहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको 10 में से 10 क्वेश्चंस करना है, वहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री में से आपको 4 क्वेश्चन करना है। आप ये टोटल जब काउंट करेंगे तो 22 क्वेश्चंस होगा। आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद से देखिए, आपको बायोलॉजी में 30 में से 30 क्वेश्चंस करने, और मैं दवाई के साथ कहती हूँ, अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हैं आपको 30 में से 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। और जीके के लिए मैं एक लेकर आने वाली वीडियो, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। उसमें से वहाँ से आप 8 क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं आप इजीली। 2 क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बने। तो आप ये स्ट्रेटजी रखिए अभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और एग्जाम में आपको एटलीस्ट इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है, और आपको इतना अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर आप ये स्ट्रेटजी रख रहे हैं तो आप यानी कि 82 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर दिया। आपने 100 में से 82 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और आप एटलीस्ट मान लीजिए आपका नेगेटिव क्वेश्चंस हो गया 6। अगर आपसे 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गए, गलती से गलत हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया। और आपके सिली मिस्टेक्स कब होते हैं, जब मैंने भी अब पहले ही वीडियो में बताया, जहाँ पे क्वेश्चंस में नॉट रहता है, एक्सेप्ट रहता है और नॉट करेक्ट रहता है। जैसे ही 4 वर्ड आते हैं नॉट करेक्ट, तो आपको बिल्कुल एक्टिव हो जाना है। और ये सब जो 3 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, नॉट, एक्सेप्ट और नॉट करेक्ट, तो आपको बिल्कुल कुछ टाइम का पॉज लेना है, उसके बाद से आपको क्वेश्चंस करना है, क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट्स पे अपने मिस्टेक्स करते हैं क्वेश्चंस करते वक्त। तो आपको जब भी ऐसा वर्ड्स दिखे आपको क्वेश्चंस में, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, बिल्कुल एक्टिव हो जाना है। उसके बाद से क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद से देखिए, आपका 6 क्वेश्चन अगर गलत होता है, यानी कि आप मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत हो गया, तो यानी कि 2 नंबर आपका कम हो जाएगा। आपको पता है ना कि -1/3 निगेटिव मार्किंग है, -1/3 यानी -1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप 6 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 2 नंबर होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कम होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन आपसे गलत हो गया यहाँ पे, तो 2 नंबर मान लीजिए आपका कम हो गया एग्जाम में। तो उसके बाद भी आप देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं आप 80 नंबर आ रहा है आपका। अगर आप जितना मैंने क्वेश्चन बताया कि आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको 82 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से आपका 6 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 6 क्वेश्चंस गलत हुए तो उसमें से आपका 2 नंबर कम होगा। मान लीजिए सिली मिस्टेक हो जाता है, तभी भी आप देखें यहाँ पर आपको कम से कम 80 नंबर आ रहा है। आप मान लीजिए कि और भी ज़्यादा आप क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो आपका नंबर एटलीस्ट 78-75 तक भी आता है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहती हूँ, कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप ये स्ट्रेटजी रखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, बिल्कुल शांत दिमाग से एग्जाम को दीजिएगा, बिल्कुल कोई भी हड़बड़ी नहीं है। जो पॉइंट्स को मैं बता रही हूँ उन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखिए आप। फिर चलिए और आगे बताती हूँ मैं। बिल्कुल मैंने जिन पॉइंट को बताया है आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। आप बिल्कुल शांति होकर आराम से बिना टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ही पता होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल हार्डली और खुद डेडिकेटेड है पढ़ाई के प्रति, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपसे क्वेश्चंस जरूर बढ़ेंगे। अगर आप अपना समय पढ़ाई पर दे रहे हैं तो आपको पता नहीं क्या, हम जिस चीज़ पे ज़्यादा समय देंगे वही चीज़ हमारे पास आएगा। यानी कि हम ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को देंगे तो हमें आने लगेगी। अगर हम कम समय देंगे फिर हमें नहीं आएगी। यानी कि किसी चीज़ को अपना बनाना होता है तो उसे हम फिर समय देते हैं।
मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें मान लीजिए पढ़ाई को अपना बनाना है तो पढ़ाई पे ज़्यादा समय देंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, स्टडी ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक को होगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बताऊंगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में। बच्चों ने बहुत बार कमेंट किया कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। बायोलॉजी का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन किसी थंबनेल में शो नहीं किया, लेकिन 1-2 वीडियो में बता रखा है। फिजिक्स का भी बताने वाली हूँ, तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये थोड़ा सा छोटा ही वीडियो होगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी आपको, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर आप लोग कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सचमुच में मैंने आप लोगों के लिए हेल्प किया है, आप लोगों के लिए कुछ काम किया है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप फीडबैक ज़रूर दीजिए इस वीडियो का। और मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लाऊं, अभी तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। एक जीके के लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। 3 वीडियो आएंगे अभी, मतलब एक जो आपने अभी देख लिया स्ट्रेटजी वाला वीडियो, इसके बाद से एक जीके का वीडियो आएगा, उसके बाद से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा और इन सब, उसके बाद से जो आप कमेंट करेंगे फिर उस पर वीडियो में लेकर आऊँगी। तो ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर फीडबैक दीजिए, और भी आपको कोई राय है तो ज़रूर बताया करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी कोई आपकी क्वायरी है तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।